अब चलते चलते हम आ गए अध्याय 3 के तीसरे भाग पर। तो आज तीसरे भाग में अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न बन रहा है, सांख्यिकी माध्य से क्या आशय है। ये छोटे प्रश्न है मगर बहुत गूढ़ अर्थों वाले प्रश्न है। इनको अगर समझेंगे हम तभी 4 नंबर 5 नंबर वालों को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें सभी परिभाषाएं या स्टार्टिंग गेट कहा जाए सांख्यिकी की रीतियों में जाने का यह 2 अंकों वाले जो प्रश्न है यह गेट है ना। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सांख्यिकी माध्य से क्या आशय है। तो सांख्यिकी माध्य साधारण शब्दों में औसत या माध्य का आशय प्रतिनिधि मूल्य से होता है। साधारण शब्दों में औसत या माध्य का आशय किससे होगा? प्रतिनिधि मूल्य से। यानी वास्तविक मूल्य नहीं होता है, वह उसका प्रतिनिधि होगा। जैसे पहली बार मार्केट में जाते हैं हम, तो या तो दुकान के बाहर से ही पता करते हैं वस्तुओं के मूल्य को, और नहीं पता चल रहा है तो दुकानदार से वैसे ही हम जानना चाहेंगे कि भैया अमुक वस्तु कितने में मिलेगी, है ना। तो वह आसपास का मूल्य बता देता है। उसे मालूम है कि यह अभी खरीद नहीं रहा, कल आएगा तो बोलेगा कल तो मुझे आपने वो मूल्य बताया था, आज ये बता रहे हो। तो मूल्य तो रोज घटते बढ़ते रहते, इसलिए आसपास का मूल्य वह बताता है। तो साधारण शब्दों में औसत या माध्य का आशय प्रतिनिधि मूल्य होता है, अर्थात एक ऐसी इकाई जो मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, औसत कहलाती है। दूसरे शब्दों में सांख्यिकी माध्य एक ऐसा सरल और संक्षिप्त मूल्य है जिसका प्रयोग समांकमाला के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। ऐसा मूल्य जैसे हमने एक कक्षा के जूते के नंबरों में 7 नंबर को प्रतिनिधि माना था कि 7 नंबर अगर ले आते हैं तो 8 को भी थोड़ा बहुत चल जाएगा और 6 को भी चल जाएगा, है ना। तो कम अगर 8 वाले हैं या कम अगर 6 वाले हैं तो 7 नंबर लेने से दोनों काम चल जाएंगे। तो दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? सांख्यिकी माध्य एक ऐसा सरल और संक्षिप्त मूल्य है जिसका प्रयोग समांकमाला के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। क्रॉक्सटन और काउंडेन के अनुसार माध्य आंकड़ों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा अकेला मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के समस्त मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। इस छोटे से अंडरलाइन से समझ जाएंगे। समांक श्रेणी के विस्तार के मध्य में होने के कारण माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहा जाता है। समांक श्रेणी के विस्तार के मध्य में होने के कारण माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहा जाता है। किसको कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का माप? माध्य को। क्यों कहते हैं माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप? क्योंकि समांक श्रेणी के विस्तार के मध्य में होता है। तो सूत्र है समांतर माध्य का खंडित श्रेणी में सूत्र। समांतर माध्य का खंडित श्रेणी में सूत्र लिखिए। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा x बराबरी से सिग्मा fx बटे n। तो x क्या है? समांतर माध्य बराबर से सिग्मा, एक चिन्ह है, f बारंबारता है, x कल्पित माध्य है और n संख्या है, पदों की संख्या।
फिर दूसरा लघु रीति द्वारा x बराबरी से a धन सिग्मा एफ डी एक्स बटे n। तो यहाँ पर x समांतर माध्य है, ये क्या है, कल्पित माध्य है, और सिग्मा एफ डी एक्स क्या है, बारंबारता और dx का गुणा है। यहाँ पर भी सिग्मा एफ एक्स बारंबारता और मूल्य का गुणा है ना, यहाँ पर भी बारंबारता का मूल्य से गुणा करके n क्या है, पदों की संख्या से भाग दे दिया गया है। समझ में आ गया होगा सूत्र। चले समांतर माध्य के प्रकार लिखिए। तो समांतर माध्य के कौन कौन से प्रकार है? समांतर माध्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल समांतर माध्य। इसे ज्ञात करने के लिए समंक माला के सभी पदों को समान महत्व दिया जाता है। सरल समांतर माध्य निकालने के लिए सभी पदों को समान महत्व देंगे। पद मूल्यों के योग में क्या करेंगे, जितने भी पद रहेंगे उन पदों के मूल्यों के योग में पदों की संख्या से, किससे, पदों की संख्या से भाग देकर उसकी गणना की जाती है। 28 छात्र है ना, तो हम उनके जो मूल्य रहेंगे उन मूल्यों को जोड़ लेंगे और उसमें 28 का भाग दे देंगे, समांतर माध्य आ जाएगा। भारित समांतर माध्य किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत प्रत्येक पद को व्यक्तिगत महत्व के अनुसार भार दिया जाता है। प्रत्येक पद को क्या करेंगे, व्यक्तिगत महत्व देंगे। क्यों? क्योंकि एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते। जो जितने नंबर लेगा उसको उतने अधिक भार दिए जाएंगे तथा प्रत्येक पद के मूल्य में भार का गुणा कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल के योग में भारों का गुणा देकर भारित माध्य निकल आता है, भारित माध्य कहलाता है। बहुलक का क्या व्यवहारिक प्रयोग है? बहुलक क्यों प्रयोग में लाया जाता है ना, इसका व्यवहारिक प्रयोग क्या है? बहुलक हम क्यों पढ़ते हैं, है ना? तो विभिन्न वस्तुओं को लोकप्रियता ज्ञात करने, उत्पादन में वस्तु का आकार एवं डिजाइन निर्धारित करने इत्यादि में बहुलक एकमात्र उपयोगी माध्य के रूप में कार्य करता है। जैसे रेडीमेड कॉलर बनाना है, सिलाए कपड़े, रेडीमेड कपड़े, तो वस्तुओं की लोकप्रियता ज्ञात करने के लिए और उत्पादन में वस्तुओं का आकार और डिजाइन निर्धारित करने में, सिलाए कपड़े, टोपी इत्यादि के उत्पादन निर्णय में बहुलक की महत्वपूर्ण उपयोगिता होगी। भूयिष्ठक के कोई दो गुण लिखिए। भूयिष्ठक, तो दो गुण में पहला, भूयिष्ठक का मूल्य ज्ञात करना अत्यंत सरल होता है। दूसरा, बहुलक मूल्य श्रेणी का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला मूल्य है। भूयिष्ठक क्या है? एक तो मूल्य ज्ञात करना अत्यंत सरल है। क्यों? क्योंकि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक आई हो वह बहुलक होगा। फिर बहुलक मूल्य श्रेणी का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला मूल्य, जैसे 7 हमने 7 नंबर जूते का नंबर हमने मान लिया था, तो वह पूरी श्रेणी का प्रतिनिधि करने वाला मूल्य होगा। विस्तार गुणांक से क्या आशय है? सीओसिपिएंट रेंज, सीओसिपिएंट रेंज जिसको बोलते हैं विस्तार गुणांक। तो विस्तार गुणांक का मतलब अपकिरण के तुलनात्मक अध्ययन के लिए विस्तार का सापेक्ष माप करना जरूरी होता है। इस सापेक्ष माप को विस्तार
गुणांक कहते हैं। सूत्र के रूप में विस्तार गुणांक CR बराबर इसे L माइनस एस, है ना। L माइनस एस, L क्या है, यह उच्च सीमा और S निम्न सीमा बटे L प्लस S। प्रश्न चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं? तो चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डिवीजन, तो इसमें क्वार्टाइल डिवीजन में चतुर्थक विचलन किसी समांक माला तृतीय चतुर्थक Q3 और तृतीय चतुर्थक Q3 और प्रथम चतुर्थक Q1 के अंतर का आधा। किसी समांक माला के तृतीय चतुर्थक Q3 और प्रथम चतुर्थक Q1 के अंतर का आधा होगा। सूत्र के रूप में चतुर्थक विचलन QD बराबरी से Q3 माइनस Q1 बटे 2। तो चतुर्थक विचलन गुणांक निकालने के लिए COF आप QD बराबर से Q3 माइनस Q1 बटे Q3 माइनस Q1। माध्य विचलन की गणना में किस माध्य को सबसे उपयुक्त माना जाता है? माध्य विचलन गणना में किस माध्य को सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो माध्य विचलन किसी भी माध्य समांतर माध्यिका या बहुलक द्वारा निकाला जा सकता है। माध्य विचलन समांतर माध्यिका बहुलक किसी के भी द्वारा निकाला जा सकता है, परंतु व्यवहार में माध्यिका यानी मीडियन का ही अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह स्थिर, निश्चित तथा प्रतिनिधि माध्य है। माध्यिका क्या है? स्थिर भी है, निश्चित भी है और प्रतिनिधि माध्य है, और इससे लिए गए विचलनों का जोड़ भी न्यूनतम होता है। माध्य विचलन का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो माध्य विचलन का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें प्लस तथा माइनस के बीच गणितीय चिन्हों को छोड़ दिया जाता है। प्लस तथा माइनस के बीच के गणितीय चिन्हों को छोड़ दिया जाता है, अर्थात सभी मूल्यों को धनात्मक मान लिया जाता है, सबको प्लस मान लिया जाता है, जो गणितीय दृष्टि से अशुद्ध है। धनात्मक सहसंबंध किसे कहते हैं? तो जब दो चरों में परिवर्तन एक ही दिशा की ओर, दो चरों में परिवर्तन एक ही दिशा की ओर होता है, अर्थात जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, और अगर एक घटता है तो दूसरा भी घटता है, तो ऐसे संबंधों को चरों का घनत्व सहसंबंध कहा जाता है। चरों का धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है। निर्देशांक की परिभाषा, निर्देशांक किसे कहते हैं? निर्देशांक या पुस्तक में सूचकांक, कोई पूछ लेते सूचकांक क्या है? तो किनले ने कहा है निर्देशांक वह अंक है जो किसी पूर्व निश्चित तिथि को चुनी हुई वस्तुओं या वस्तु समूह की कीमतों का प्रतिनिधित्व करता है। चुनी हुई कीमतों या वस्तु समूहों की कीमतों का प्रतिनिधित्व करेगा तथा उसे प्रमाणित मानते हुए किसी बाद की तिथि पर उन्हीं वस्तुओं की कीमत से तुलना करता है। चलिए आगे हम अगले PDF में पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। धन्यवाद।